मैं नोबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। सकना ने किमी के 2.6 लिया। जापानी भाषा और व्यापार संदर्भों के लिए ट्रेनिंग जोड़ी है और नमाजू को 262,000 टोकन विंडो के साथ रिलीज किया है। यह एक ठोस प्रयास है एक समस्या को हल करने का जिसे जेनरिक मॉडल अक्सर टाल जाते हैं। जापानी लेखन व्याकरणिक रूप से सही हो सकता है और फिर भी औपचारिकता, पदानुक्रम या व्यावसायिक स्वर गलत हो सकता है। और यह दो बिल्कुल अलग दावों के बगल में आ रहा है कि एआई काम कहाँ चलना चाहिए। अपस्टेज का सोलर प्रो 4 ओपन राउटर के माध्यम से लगभग आधा लाख टोकन स्वीकार करता है, जबकि मेटा कहता है कि उसका खुला 30 अरब पैरामीटर म्यूस ग्लिमर एक RTX 3090 पर चल सकता है। ठीक है, यह वाकई बेतुका है। एक मॉडल विशाल दस्तावेज ढेर चाहता है और दूसरा डेस्कटॉप GPU चाहता है। आज आप सुनेंगे कि लोग एडिटेबल 3D सीन बनाने के लिए ब्लेंडर को कैसे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, फाइनेंस रिसर्च को ट्रेसेबल एक्सेल और पावरपॉइंट फाइलों में बदल रहे हैं और स्पेशलाइज्ड साइबर मॉडल को ऑथराइज्ड एक्सेस के पीछे रख रहे हैं। हम 10 मिलियन टोकन प्राइवेट मॉडल एजेंट्स के लिए एक एडाप्टिव सेफ्टी लेयर, आर्मेनिया की नई AI सुविधा और एक प्रोग्रामेबल मिनीमैक्स H3 वीडियो पाइपलाइन में भी जाएंगे। बड़ा कॉन्टेक्स्ट हेडलाइंस पकड़ेगा। मैं फिनिश्ड वर्क को देख रहा हूँ, एक सीन, वर्कबुक, सिक्योरिटी सर्विस या कोई लोकली जनरेटेड रिजल्ट जो किसी के पास वास्तव में उपयोग करने को हो। सकना AI ने नमाजू लिस्ट किया है, एक रीजनिंग मॉडल जो विशेष रूप से जापानी भाषा और व्यापार उपयोग के इर्दगिर्द बनाया गया है। यह किमी के 2.6 से शुरू होता है और जापानी इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग और व्यापार संदर्भों के लिए अतिरिक्त ट्रेनिंग प्राप्त करता है। मॉडल ओपन राउटर के माध्यम से 262,144 टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ उपलब्ध है। पर्याप्त क्षमता सब्सटैंशियल रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर हिस्ट्री या लंबी व्यापार बातचीत के लिए बिना तुरंत उन्हें टुकड़ों में विभाजित किए। सकना इसे जापानी विशेषज्ञ बनाम जापानी केवल कहता है, कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर जिनके दस्तावेज और संदेश नियमित रूप से जापानी और अंग्रेजी मिलाते हैं। मुझे एक और जेनरिक मॉडल के किसी छोटे बेंचमार्क लीड का दावा करने से उस स्पेशलाइजेशन में ज्यादा दिलचस्पी है। जापानी व्यापार संचार में औपचारिकता, पदानुक्रम, निहित संदर्भ और दर्शक विशिष्ट वाक्यांश शामिल होते हैं। एक रिस्पॉन्स हर शब्द को सही ढंग से अनुवादित कर सकता है और फिर भी इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए अनुचित लग सकता है। नमाजू स्पष्ट रूप से उस अंतर को टारगेट करता है, इसलिए संभावित उपयोगों में स्ट्रक्चर्ड व्यापार लेखन, कस्टमर सपोर्ट विश्लेषण, दस्तावेज तुलना और लंबे प्रारूप सारांश शामिल हैं, जहां स्वर तथ्यों के साथ बना रहना चाहिए। लेकिन मुझे लेबल प्रूफ के रूप में नहीं खरीदना है। सकना का विवरण हमें इरादे से उपयोग बताता है। यह स्थापित नहीं करता कि मॉडल कितनी लगातार ऑनोरिफिक भाषा, मिश्रित भाषा सामग्री या स्पेशलाइज्ड कानूनी और वित्तीय शब्दों को संभालता है। सही, और इसे रीजनिंग मॉडल कहना सीधे अनुवाद से परे काम का सुझाव देता है। एक टीम नमाजू से पॉलिसी दस्तावेजों की तुलना करने, विरोधी दायित्वों की पहचान करने, उन अंतरों को जापानी में समझाने और स्रोत सामग्री को एक लंबी अदलाबदली में ले जाने के लिए कह सकती है। बड़ी विंडो जल्दी सारांशित करने के दबाव को कम करती है, जो छोटे लेकिन महत्वपूर्ण योग्यताओं के गायब होने से रोक सकती है। यह अभी तक साबित नहीं करता कि विंडो के हर हिस्से से सटीक रिट्रीवल होती है। क्षमता और समझ पर्यायवाची नहीं है। मॉडल मार्केटिंग को वह रिमोडिफाई करने की बहुत मेहनत करने के बावजूद भी। फिर भी सकना किसी इंग्लिश फर्स्ट मॉडल को अनुवादित इंटरफेस में लपेटने से ज्यादा कर रहा है। अगर आउटपुट बने रहते हैं, जापानी टीमों को अपने काम के इर्दगिर्द डिजाइन किया गया एक रीजनिंग विकल्प मिलता है, उसके बजाय जिसे वे बार बार ठीक करते रहें। 5 लाख टोकन एक विशाल संख्या है,
परंतु सोलर प्रो 4 क्या ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है जो किसी को भारी मात्रा में टेक्स्ट पेस्ट करने से परे जाती हैं? अपस्टेज का सोलर प्रो 4 यह लंबे समय से चल रहे एजेंट कार्य को बदल सकता है, क्योंकि एजेंट कई राउंड में निर्णय, टूल परिणाम, दस्तावेज और सुधार एकत्र करते हैं। अधिक जगह सिस्टम को अपने अतीत को बार बार संक्षिप्त करने के बजाय उन सामग्रियों को बनाए रखने की अनुमति देती है। फिर भी एक संदर्भ विंडो केवल यह बताती है कि मॉडल क्या स्वीकार कर सकता है। यह नहीं दिखाता कि सोलर प्रो 4 एक दबे खंड को खोज सकता है, दूर के साक्ष्य को जोड़ सकता है या अंत के निकट सटीक रूप से तर्क कर सकता है। जब तक स्वतंत्र मूल्यांकन पूर्ण स्पैन में क्या होता है दिखाते हैं, तब तक मैं बड़ी विंडो को प्रदर्शन परिणाम के रूप में नहीं मानता। बिल्कुल। एक बड़ा फाइलिंग कैबिनेट स्वचालित रूप से एक बेहतर विश्लेषक का उत्पादन नहीं करता। कीमत और विलंबता भी मायने रखती है। 500,000 टोकन को प्रोसेस करना तकनीकी रूप से संभव हो सकता है, जबकि रूटीन कार्य के लिए यह अर्थव्यवस्था के अनुसार व्यवहार्य नहीं या धीमा हो। फिर भी एक्सेस में बदलाव ठोस है। सोलर प्रो 4 ओपन राउटर उपयोगकर्ताओं को दस्तावेजों, ऑफिस कार्य, कोडिंग और एजेंटों के लिए एक और लंबे संदर्भ विकल्प देता है। मुख्य बात 500,000 टोकन अभी उपलब्ध है। अनुत्तरित सवाल यह है कि क्या मॉडल उस क्षमता का उपयोग भरने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त अच्छा करता है। मेटा ने म्यूज ग्लिमर जारी किया, एक 30 अरब पैरामीटर खुला मॉडल जो हमेशा चालू स्थानीय एजेंट कार्य के लिए तैयार है। इसमें यह प्रभावशाली दावा है कि यह एक एकल RTX 3090 पर चलता है। वह GPU इतना पुराना है कि वह कई डेवलपर डेस्कटॉप में पड़ा हो सकता है, जो इस दावे को किसी दुर्लभ डेटा सेंटर एक्सेलरेटर पर प्रदर्शन से अधिक दिलचस्प बनाता है। हगिंग फेस लिस्टिंग में ग्लिमर को इमेज और टेक्स्ट टू टेक्स्ट बातचीत मॉडल के रूप में वर्णित किया गया है। अपाचे 2.0 लाइसेंस की पहचान की गई है और सेफटेंसर्स वेट प्रदान किए गए हैं। इसमें मूल्यांकन परिणाम भी शामिल हैं और मॉडल को होस्टेड एंडपॉइंट के साथ संगत बताया गया है, इसलिए स्थानीय उपयोग केंद्रीय है, बिना एकमात्र परिनियोजन मार्ग के। ठीक है, एक कंज्यूमर कार्ड जो 30 बिलियन पैरामीटर मल्टीमॉडल मॉडल चलाता है, यह मुझे चौंकाता है। लोकल इन्फरेंस गोपनीयता और अर्थशास्त्र दोनों को एक साथ बदल देता है। एक बैकग्राउंड असिस्टेंट इमेज, निर्देशों और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को प्रोसेस कर सकता है बिना हर इंटरैक्शन को होस्टेड प्रोवाइडर को भेजे। जो व्यक्ति पहले से कार्ड रखता है, वह मीटर्ड टोकन के बजाय पावर और हार्डवेयर की घिसाव के लिए भुगतान करता है। यह सोलो डेवलपर, छोटे स्टूडियो या घरेलू सेटअप के लिए परसिस्टेंट लोकल वर्क को संभव बना सकता है, जो कभी रिकरिंग क्लाउड बिल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि यह मल्टी मॉडल है, मॉडल प्राइवेट इमेज समझ, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या डेस्कटॉप असिस्टेंट का समर्थन कर सकता है, जो विजुअल मटेरियल पर चर्चा करता है। ग्राफिक्स कार्ड के आकार की एक चेतावनी है। चलता है से गति, संख्यात्मक सटीकता, मेमोरी सेटिंग्स, संदर्भ क्षमता या एप्लीकेशन ओवरहेड के लिए जगह स्थापित नहीं होती है। एक मॉडल। हमने अभी बात की थी कि मॉडल बड़े दस्तावेज संग्रह कैसे रखते हैं। ब्लेंडर MCP एक अलग रास्ता अपनाता है। मॉडल को ज्यादा टेक्स्ट देने के बजाय यह मॉडल को एक विजुअल एप्लीकेशन के अंदर हाथ देता है। ओपन सोर्स ब्लेंडर MCP प्रोजेक्ट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या MCP के जरिए क्लॉड को ब्लेंडर से जोड़ता है। यह एक स्टैंडर्ड है जो AI सिस्टम को स्ट्रक्चर्ड मैसेज के जरिए बाहरी टूल कॉल करने देता है। कोई व्यक्ति एक सीन का वर्णन करता है और ब्रिज उन निर्देशों को ब्लेंडर ऑपरेशन में बदल देता है, जैसे ज्योमेट्री बनाना, मटेरियल असाइन करना, ऑब्जेक्ट पोजीशन करना या सीन असेंबल करना। रिपॉजिटरी में लगभग 25,700 स्टार्स हैं।
जो 3D काम को मेन्यू और मैनुअल स्क्रिप्टिंग से कन्वर्सेशनल कंट्रोल की तरफ ले जाने में रुचि का एक मजबूत सबूत है। इससे भी ज्यादा अहम, ब्लेंडर एक एडिटेबल प्रोजेक्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नतीजा एक फ्लैट जनरेटेड पिक्चर नहीं है। इसके ऑब्जेक्ट, लाइट्स, मटेरियल और कैमरा एडजस्टेबल रहते हैं। और 3D एक बेहद ईमानदार परख क्षेत्र है। अगर मॉडल किसी ऑब्जेक्ट को गलत जगह रखता है या लाइटिंग को गलत समझता है तो गलती दिखती है। प्रॉम्प्ट ड्रिवन रफ ड्राफ्ट अभी भी काम के हो सकते हैं। एक कलाकार ब्लॉकआउट से शुरू कर सकता है, फिर प्रिसीजन के लिए ब्लेंडर के सामान्य टूल्स का उपयोग कर सकता है। एक गेम डेवलपर इनिशियल प्रॉप अरेंजमेंट का वर्णन कर सकता है। एक मोशन डिजाइनर बेसिक ज्योमेट्री और कैमरा प्लेसमेंट के लिए पूछ सकता है। डेवलपर्स को एनसीपी का एक जीवंत उदाहरण भी मिलता है, जो फाइल्स और वेब सर्विसेज से आगे स्टेटफुल क्रिएटिव सॉफ्टवेयर तक पहुंच रहा है, जहां एक ऑपरेशन अगले को प्रभावित करता है। मैं उत्साह को प्रोजेक्ट की परिपक्वता से जोड़कर रखूंगा। रिपॉजिटरी में हाल ही में 9 अगस्त का पुश था, लेकिन दिए गए सोर्स में कोई टैग्ड रिलीज नहीं थी, इसलिए स्टेबल वर्जन पैकेज नहीं है जिसे फिनिश्ड माना जा सके। कॉम्प्लेक्स सीन यह बताएंगे कि ब्रिज ऑपरेशन को भरोसेमंद तरीके से ऑर्डर कर सकती है या नहीं, और जब ब्लेंडर की स्टेट मॉडल की उम्मीद से अलग हो तो रिकवर कर सकती है या नहीं। अभी के लिए उपलब्धि स्पष्ट है। क्लॉड ब्लेंडर को स्ट्रक्चर्ड एक्शन जारी कर सकता है और आउटपुट एडिटेबल रहता है। यह विजुअल पार्टी ट्रिक से ज्यादा है, भले ही यह अनुभवी कलाकार की जगह प्रोडक्शन ग्रेड सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओपनएआई की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सारा फ्रायर ने नेटिव फाइनेंस फंक्शन बनाने से जुड़े 5 सबक प्रकाशित किए हैं। हाईलाइट किए गए क्षेत्रों में ऑटोमेटेड फोरकास्टिंग, मजबूत फाइनेंशियल कंट्रोल और एआई निवेश पर रिटर्न मापना शामिल है। यह एक प्रैक्टिशनर अकाउंट है, नई मॉडल या प्रोडक्ट नहीं। ओपनएआई अपने फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन को वर्कड एग्जाम्पल के तौर पर उपयोग कर रहा है और तर्क दे रहा है कि फाइनेंस लीडर्स को उसी टेक्नोलॉजी को अपने ऑपरेशंस पर लागू करना चाहिए जिसका वे मूल्यांकन कर रहे हैं। यह फाइनेंस टीम को एक साथ 2 भूमिकाओं में रखता है। यह एआई पर खर्च को गवर्न करती है, जबकि उन सिस्टम्स की भी यूजर बनती है जिनका मूल्य उसे मापना है। यह तर्क थोड़ा सेल्फ सर्विंग है और फिर भी समझदारी भरा। फाइनेंस लीडर्स एआई स्पेंडिंग को अप्रूव करते हैं, फिर उन्हें बताना होता है कि इसने मापनीय मूल्य दिया या नहीं। फोरकास्टिंग और कंट्रोल में एआई का उपयोग करने से उन्हें फायदों और गड़बड़ियों दोनों का सीधा अनुभव मिलता है। मुझे तेज फोरकास्ट से ज्यादा मजबूत कंट्रोल में दिलचस्पी है। फाइनेंशियल वर्क को ओनरशिप, ट्रेसेबिलिटी और रिव्यू की जरूरत होती है जब जनरेटेड एनालिसिस बजट, निवेश या पब्लिक स्टेटमेंट को प्रभावित करता है। अगर ऑटोमेशन समय बचाता है लेकिन असुम्पशन की जांच को मुश्किल बनाता है, तो टीम ने जरूरी तौर पर फंक्शन में सुधार नहीं किया है। उसने अनसर्टेनिटी को शायद सिर्फ कम दिखने वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया है। फेयर है, लेकिन ओपनएआई एक असामान्य स्थिति से काम करता है। वे मॉडल बनाते हैं, इंटरनल स्पेशलिस्ट्स का उपयोग कर सकते हैं, और जिस स्केल पर काम करते हैं वह ज्यादातर फाइनेंस टीम्स के बस की बात नहीं है। अपने ऑपरेशन से 5 सबक दूसरी जगहों पर स्वचालित रूप से ट्रांसफर नहीं होते, चाहे वह मैन्युफैक्चरर हो, रीजनल बैंक हो या छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी हो। पोस्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस देती है, कंपैरेटिव एविडेंस नहीं, और इसमें कोई नया फाइनेंस टूल शिप नहीं होता। इसका उपयोगी योगदान एआई एडॉप्शन को एक ऑपरेटिंग चेंज के तौर पर देखना है जिसे फाइनेंस को मापना और गवर्न करना है, खर्च लाइन में दूसरे सब्सक्रिप्शन की तरह नहीं। यह मॉडल एमएल डिप्लॉयमेंट की बुनियाद रखता है। फ्रायर फंक्शन को रीऑर्गेनाइज करने का वर्णन करती है, जबकि मॉडल एमएल दिखाता है कि असिस्टेड फाइनेंस आर्टिफैक्ट कैसा दिख सकता है।
आर्मेनिया फायरबर्ड द्वारा कहे जा रहे CIS क्षेत्र के सबसे बड़े AI फैक्ट्री की मेजबानी कर रहा है। AI फैक्ट्री डेटा सेंटर मार्केटिंग की तरह बेहतर लाइटिंग के साथ लग सकती है, तो वास्तव में क्या खुला? फायरबर्ड, एक उभरता हुआ AI क्लाउड प्रदाता, ने आर्मेनिया में 8 अगस्त को यह सुविधा लॉन्च की, जिसमें आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन ने उद्घाटन का समर्थन करने वाले अधिकारियों में शामिल थे। यह स्थल एनवीडिया त्वरित कंप्यूटिंग और डेल हाई परफॉर्मेंस AI इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ती है। इसे AI फैक्ट्री कहना घने GPU क्षमता का संकेत है, जो मॉडल ट्रेनिंग और इन्फरेंस के लिए है, पारंपरिक वेब होस्टिंग के बजाय। फायरबर्ड का यह दावा कि यह क्षेत्र का सबसे बड़ा है, आपूर्ति की गई सामग्री से स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं है। ठोस बात यह है कि उद्घाटन हुआ, इसका आर्मेनियाई स्थान, सरकार की उपस्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर संयोजन। उस चेतावनी के बावजूद पास का कंप्यूट स्थानीय कंपनियों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए मायने रख सकता है। आर्मेनिया को AI वर्कलोड होस्ट करने का मौका मिलता है, बजाय हर यूनिट क्षमता बड़े विदेशी क्लाउड से खरीदने के। यह तकनीकी भर्ती और निवेश के लिए केंद्र बिंदु भी बन सकता है। मुझे उस संभावना से उत्साह है, लेकिन पहुंच ही तय करती है कि सुविधा स्टार्टअप्स की मदद करती है या ज्यादातर सरकारों और बड़े उद्यमों की सेवा करती है। मूल्य निर्धारण, उपलब्ध क्षमता, ग्राहक स्तर और ऑनबोर्डिंग से पता चलेगा कि छोटी कंपनी सार्थक GPU समय किराए पर ले सकती है या नहीं। बिल्कुल। एक बड़ा क्लस्टर खोलना स्वचालित रूप से शोधकर्ताओं, सॉफ्टवेयर कंपनियों और कुशल ऑपरेटरों का एक आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बनाता। कंप्यूट एक आवश्यक इनपुट है, तत्काल उद्योग नहीं। फायरबर्ड ने आर्मेनिया को उद्देश्य निर्मित AI इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बड़ा क्षेत्रीय दावा दिया है जो ध्यान आकर्षित करे। इसका स्थायी प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि किसे पहुंच मिलती है, वे क्या वहन कर सकते हैं, और क्या क्षेत्र के संगठन प्रशिक्षण और इन्फरेंस कार्य इस सुविधा पर स्थानांतरित करते हैं। OpenAI ने GPT-5.6 साइबर को अपने डेब्रेक रेड में डाला है, उन्नत साइबर सुरक्षा कार्य के लिए इसकी गेटेड प्रोग्राम। OpenAI अधिकृत भेद्यता अनुसंधान, एक्सप्लॉइट वैधीकरण और सुरक्षा परीक्षण को इच्छित उपयोग बताता है। यह एक सामान्य कोडिंग सहायक या सार्वजनिक सेल्फ-सर्व एंडपॉइंट नहीं है। शोधकर्ताओं को डेब्रेक रेड के माध्यम से पहुंच की आवश्यकता है, और जिन प्रणालियों की वे जांच करते हैं, वे प्राधिकरण द्वारा कवर होने चाहिए। यह संकीर्ण पहुंच मार्ग उत्पाद का हिस्सा है, फुटनोट नहीं। यह क्षमता को अनियंत्रित उपयोग को नियंत्रित करने के लिए केवल नीति भाषा पर निर्भर रहने के बजाय अनुमोदित जनसंख्या के साथ जोड़ती है। इसे गेटेड होना चाहिए क्योंकि वही क्षमता रक्षक की मदद कर सकती है किसी दोष को सत्यापित करने में या हमलावर को इसे हथियार बनाने में। OpenAI रिलीज को साइबर रक्षा विंडो के सिकुड़ने के इर्दगिर्द फ्रेम करता है, भेद्यता के ज्ञात होने और किसी के इसे हमले में बदलने के बीच का अंतराल। एक विशेष मॉडल रक्षकों को दोषों को जल्दी से खोजने, पुनः प्रस्तुत करने और ट्रायच करने में मदद कर सकता है। लेकिन कितनी जल्दी? OpenAI ने यहां बेंचमार्क आपूर्ति नहीं किए हैं, इसलिए पिछले मॉडलों या विशेषज्ञ मानव टीमों के साथ कोई स्थापित तुलना नहीं है। घोषणा इच्छित कार्यों और पहुंच मॉडल का समर्थन करती है, यह दावा नहीं कि मॉडल हर मौजूदा सुरक्षा उपकरण से बेहतर प्रदर्शन करता है। नहीं, इसमें विस्तृत क्षमता सूची या चेंजलॉग शामिल है। स्वायत्त शोषण, व्यापक उपकरण संगतता या श्रेष्ठ प्रदर्शन के बारे में दावे स्रोत से आगे बढ़ जाएंगे। साइबर मॉडल नाम व्यक्तियों को उनके बारे में अपना खुद का थ्रिलर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रकाशित तथ्य अधिक उपयोगी हैं। GPT-5.6 साइबर मौजूद है, डेब्रेक रेड पहुंच को नियंत्रित करता है, और OpenAI इसे अधिकृत भेद्यता अनुसंधान,
एक्सप्लॉइट वैधीकरण और सुरक्षा परीक्षण के लिए मानता है। और यह डेब्रेक पार्टनर मूव को सेटअप करता है जो जल्द आ रहा है। डेब्रेक रेड अनुमोदित शोधकर्ताओं को पहुंच देता है, जबकि सत्यापित पार्टनर ग्राहकों को शासित साइबर सेवाएं दे सकते हैं। ओपनएआई प्राधिकरण हटाए बिना वितरण का विस्तार कर रहा है। यह प्रोत्साहित करने वाला है, लेकिन जवाबदेही स्पष्ट रहनी चाहिए जब एक मॉडल प्रदाता, सुरक्षा फर्म, ग्राहक और प्रभावित प्रणाली सभी एक ही श्रृंखला में हों। किसने इस कार्रवाई को मंजूरी दी? किसी चीज के टूटने के बाद पुरातत्व प्रश्न नहीं बन सकता। शी नामक एक नया शोध एक एजेंट की सुरक्षा रैपर को विफलताओं के बाद बदलने देता है, पहले की तरह लॉन्च पर जमे रहने के बजाय। यह 4 भागों को अलग से प्रबंधित करता है: सिस्टम निर्देश, नियम, सुरक्षा मेमोरी और टूल अनुमतियां। एजेंट रन के दौरान शी एक विफलता का निरीक्षण करता है, निदान करता है कि किस भाग ने इसे अनुमति दी और उस भाग को संशोधित करता है। सामान्य शब्दों में, यह हर घटना के बाद सब कुछ फिर से लिखने के बजाय नजदीकी चूक को केंद्रित नीति परिवर्तनों में बदल देता है। यह पृथक्करण मायने रखता है क्योंकि गलत टूल अनुमति के लिए अलग सुधार की आवश्यकता होती है, खोए हुए निर्देश या भुलाए गए सुरक्षा पाठ की तुलना में। यह आकर्षक है, लेकिन स्वविकसित सुरक्षा पर संदेह की जरूरत है। शोधकर्ता बताते हैं कि एजेंट सेफ्टी बेंच पर एक निश्चित आधार रेखा के विरुद्ध सफल हमलों में 3 गुना से अधिक की कमी हुई। वे यह भी कहते हैं कि सीखा गया सुरक्षा कवच एजेंट हार्म पर भी बरकरार रहा, जो अदृश्य जोखिमों का एक अलग सेट है और बिना किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण के अंतर्निहित मॉडल में स्थानांतरित हुआ। ये शोध परिणाम हैं, क्षेत्रीय तैनाती नहीं। गलत निदान अभी भी गलत सीमा को संशोधित कर सकता है। ठोस प्रगति अधिक संकीर्ण है। निर्देशों, नियमों, स्मृति और अनुमतियों को अलग करने से सिस्टम को देखे गए विफलताओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए अलग अलग स्थान मिले, 2 मूल्यांकनों में रिपोर्ट किए गए लाभों के साथ। यह एक अद्भुत रूप से मानव जैसी समस्या है। कठिन सवालों पर एक मॉडल जो अपने पहले कदम से ही आश्वस्त लगता है, वह उस मॉडल से कम विश्वसनीय हो सकता है जो अनिश्चित शुरू होता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि आत्मविश्वासाधारित उत्तर चयन ज़ुसम्मेन ब्रेचिन हो सकता है जब कई प्रयासों को समान रूप से उच्च आत्मविश्वास प्राप्त हो, जिसमें गलत उत्तर भी शामिल है। एक सामान्य दृष्टिकोण कई उत्तर उत्पन्न करता है और उस एक को चुनता है जिसे मॉडल सबसे आश्वस्त रूप से रेट करता है, बिना किसी अलग जज का उपयोग किए। कठिन सवालों पर वे रेटिंग समतल हो सकती हैं और वास्तविक तर्क को शुरुआती प्रतिबद्धता से अलग करना बंद कर सकती हैं। उनका ढांचा, जिसे कंसिलियंस कहा जाता है, तर्क प्रयास के दौरान आत्मविश्वास कैसे बदलता है, यह देखता है। यह उस उत्तर को प्राथमिकता देता है जो अनिश्चित शुरू होता है, खोज करता है और फिर मिलता है। एक श्रृंखला जो आश्वस्त रूप से सपाट रहती है, उसे अधिक संदेह मिलता है क्योंकि मॉडल ने बहुत जल्दी प्रतिबद्ध हो जाने की संभावना है। यह उस उत्तर को चुनने से अलग है जो सबसे उच्च आत्मविश्वास स्कोर रखता है। मैं इस अंतर्ज्ञान को एक चेतावनी के साथ स्वीकार करता हूँ। दिखाई देने वाला संकोच स्वचालित रूप से बेहतर तर्क नहीं है। शोध दावा अधिक संकीर्ण है। अध्ययन की गई कठिन समस्याओं पर आत्मविश्वास का मार्ग अंतिम मान द्वारा छोड़ी गई जानकारी प्रकट करता है। अंत में एक संख्या यह नहीं बताती कि मॉडल वहां कैसे पहुंचा। मॉडल ML GPT 5.6 सॉल का उपयोग कर रहा है, वित्तीय शोध और विश्लेषण को संपादन योग्य पावरपॉइंट डेक और एक्सेल वर्कबुक तक ले जाने के लिए। महत्वपूर्ण शब्द संपादन योग्य है। सिस्टम एक गद्य उत्तर या स्थिर रिपोर्ट पर नहीं रुकता, यह फाइलें उत्पन्न करता है जिन्हें विश्लेषक जांच सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं और अपने सामान्य कार्य में उपयोग कर सकते हैं। मॉडल ML उन आउटपुट में ट्रेसेबिलिटी भी बनाता है ताकि दावे समर्थन स्रोतों की ओर इंगित कर सकें।
यह एक चैट विंडो में एक संभावित अनुच्छेद प्रकट होने से अधिक मांग वाला है। वर्कफ्लो को वित्त टीमों द्वारा पहले से उपयोग की जाने वाली संरचनाओं में शोध को व्यवस्थित करना होता है, साथ ही संख्याओं और दावों के पीछे की सामग्री तक एक रास्ता संरक्षित रखना होता है। बिल्कुल, एक विश्लेषक को एक सुंदर अनुच्छेद के लिए श्रेय नहीं मिलता अगर परिणाम को 6 बजे तक एक वर्कबुक बनाना हो। संपादन योग्य सेल और स्लाइड परिचित समीक्षा सतह को संरक्षित करते हैं, जबकि ट्रेसेबल सपोर्ट एक सहकर्मी, अनुपालन टीम या निर्णयकर्ता को एक धारणा को चुनौती देने देता है। कलाकृति एक बैठक में प्रवेश कर सकती है, बजाय कच्चे माल के जिसे पहले पुनर्निर्माण करना हो। ट्रेसेबिलिटी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनरेट किए गए कार्यालय दस्तावेज झूठा अधिकार हासिल कर सकते हैं। एक चिकनी चार्ट अंतिम दिखाई दे सकती है, भले ही यह किसी कमजोर स्रोत या दोषपूर्ण परिवर्तन पर आधारित हो। मॉडल एमएल के वर्णित दृष्टिकोण से आउटपुट समर्थन सामग्री से जुड़ा रहता है, हालांकि ओपनएआई की सुविधा तुलनात्मक सटीकता या मापी गई समय बचत प्रदान नहीं करती। यह वर्कफ्लो के दायरे को दिखाने वाला एक नामित तैनाती है। यह प्रमाण नहीं कि हर जनरेट की गई वर्कबुक सही है। संपादन योग्य आउटपुट स्वस्थ सूत्रों या पूर्ण उद्धरणों की गारंटी नहीं देता। यह उस प्रारूप को प्रदान करता है जिसमें उन चीजों की जांच की जा सकती है, न कि चैट प्रतिक्रिया के पीछे छिपाई जा सकती हैं। और यह फ्रायर के नेटिव वित्त तर्क को एक ठोस गंतव्य देता है। शोध तब अधिक उपयोगी होता है जब मॉडल उन वस्तुओं को लौटाता है जिनके साथ वित्त पहले से काम करता है। अगर यह फैलता है तो मॉडल केवल विश्लेषकों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, वे समीक्षा योग्य वर्कबुक और प्रस्तुतियां उत्पन्न करने में मदद करेंगे। सबसे मजबूत हिस्सा स्वायत्त वित्त नहीं है। यह जेनरेट किए गए विश्लेषण और एक बचाव योग्य कार्य उत्पाद के बीच की दूरी को कम करना है। ओपनएआई ने टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट को 10 अगस्त का एक पत्र भेजा जिसमें उसने राज्य में जिम्मेदार एआई बुनियादी ढांचे की वृद्धि का वर्णन किया है। कंपनी का कहना है कि यह वृद्धि विश्वसनीय, पारदर्शी और टेक्सासवासियों के लिए लाभकारी होनी चाहिए। यह एक सार्वजनिक बयान है, बाध्यकारी निर्माण योजना, परमिट या नया नियामक समझौता नहीं है। यह पत्र उन राज्य और स्थानीय अनुमोदन प्रक्रियाओं को नहीं बदलता जिन्हें व्यक्तिगत स्थलों को पार करना होगा। नहीं, यह बिजली, पानी, भूमि, रोजगार या बुनियादी ढांचे के खर्च के लिए परियोजना स्तर के आंकड़े प्रदान करता है। तो एक गैर बाध्यकारी पत्र क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह समुदायों और नीति निर्माताओं को भाषा देता है जिसकी तुलना वे बाद की परियोजनाओं से कर सकते हैं। बड़ी एआई सुविधाएं बिजली की मांग, पानी, भूमि निर्माण, स्थानीय रोजगार और सहायक बुनियादी ढांचे के विस्तार की लागत को प्रभावित कर सकती हैं। जिम्मेदार तभी सार्थक होता है जब विशिष्ट स्थल मापनीय प्रभावों और प्रतिबद्धताओं का खुलासा करते हैं। पत्र उन विवरणों को प्रदान नहीं करता, लेकिन यह एक सार्वजनिक बेसलाइन बनाता है जिसके बारे में ओपनएआई से जब वास्तविक प्रस्ताव आएंगे तो पूछा जा सकता है। फायरबर्ड की आर्मेनिया घोषणा में दूसरे कोण से भी यही अनसुलझा सवाल था। हार्डवेयर ठोस है, जबकि क्षेत्रीय लाभ एक्सेस शर्तों और स्थानीय परिणामों पर निर्भर करता है। एक वादा बुनियादी ढांचे की नीति नहीं है, लेकिन यह संदर्भ बिंदु बन सकता है जब परमिट और स्थल अमूर्त प्रतिबद्धताओं को स्थानीय निर्णयों में बदलते हैं। यह GPT-5.6 साइबर से एक्सेस सवाल का कुछ हिस्सा बताता है। ओपनएआई अधिकृत डेब्रेक पार्टनर्स को ग्राहकों के लिए अधिकृत शासित सेवाओं में फ्रंटियर साइबर सिक्योरिटी मॉडल का उपयोग करने की अनुमति दे रहा है। सार्वजनिक एंडपॉइंट खोलने के बजाय को पार्टनर्स के माध्यम से क्यों रूट करें? शासन और जवाबदेही। अधिकृत सुरक्षा प्रदाता मॉडल को ग्राहक प्राधिकरण
ऑपरेटिंग कंट्रोल और जिम्मेदार संगठन के साथ सेवाओं में रैप कर सकते हैं। ग्राहक अप्रतिबंधित रॉ मॉडल एक्सेस के बजाय मैनेज्ड सुरक्षा कार्य प्राप्त करते हैं। ओपनएआई अपने साइबर मॉडल की पहुंच बढ़ा सकता है, जबकि उन पर एक वेटिंग लेयर बनाए रखता है कि उनका उपयोग कौन करता है और क्यों। यह उन एंटरप्राइज खरीदारों के अनुकूल है जो पहले से ही विशेषज्ञ प्रदाताओं से डिफेंसिव टेस्टिंग या सुरक्षा ऑपरेशन खरीदते हैं। यह पार्टनर को मॉडल क्षमता को मानव निर्णय, एंगेजमेंट सीमाओं, रिपोर्टिंग और मौजूदा ग्राहक संबंध के साथ जोड़ने की भी अनुमति देता है। मैं समझ सकता हूं कि खरीदार एंगेजमेंट का मालिकाना रखने वाले प्रोवाइडर को क्यों पसंद करेंगे, लेकिन शासित को अभी भी सारवाद की जरूरत है। घोषणा पहले पार्टनर कोहोर्ट का नाम नहीं बताती, कीमतों का खुलासा नहीं करती, हर उपलब्ध मॉडल की पहचान नहीं करती या पूर्ण कंट्रोल पैकेज का वर्णन नहीं करती। कार्यक्रम एक वितरण डिजाइन स्थापित करता है। यह हर सेवा का सार्वजनिक ऑडिट नहीं है। अब भरोसा आंशिक रूप से इस पर है कि ओपनएआई पार्टनर्स को कैसे चुनता है और वे पार्टनर्स ऑथोराइजेशन, ओवरसाइट और मॉडल ड्रिवन कार्यों को कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं। तो हाँ, यह एक समझदार मध्यम रास्ता है, लेकिन रैपर को दिखाई देने की जरूरत है। पोकी एआई ने पोकीसाक 28B जारी किया है, जो एक टेक्स्ट ओनली फाउंडेशन मॉडल है जिसमें 10 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो का दावा किया गया है। यह वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ऑन प्रेमाइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑन डिवाइस डिप्लॉयमेंट के माध्यम से ग्राहक की सीमा के भीतर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। वेट सार्वजनिक नहीं है। पोकी उन वातावरणों में मॉडल को लाइसेंस करता है। यह ग्लिमर जैसे ओपनवेट लोकल रिलीज से अलग है। ग्राहकों को डेटा लोकेशन कंट्रोल मिलता है, लेकिन वेट्स का अप्रतिबंधित कब्जा नहीं। पोकी 15 सेंट प्रति मिलियन इनपुट टोकन और $1 प्रति मिलियन आउटपुट टोकन पर मूल्य निर्धारण सूचीबद्ध करता है। 10 मिलियन टोकन बेतहाशा बड़े हैं, लगभग सोलर प्रो 4 की सूचीबद्ध विंडो से 20 गुना। इसाक उस स्पैन को स्वीकार करता है या उसका उपयोग करता है, इसके लिए पोकी क्या सबूत देता है? पोकी 10 मिलियन टोकन पर रूलर में 93.3% रिपोर्ट करता है, जबकि उसके तुलना पैनल में हर बेसलाइन 2 मिलियन से आगे 0 स्कोर करती है। रूलर जांचता है कि मॉडल लंबे इनपुट में जानकारी को पुनः प्राप्त और तर्क कर सकते हैं या नहीं। पोकी टूल्यूज बेंचमार्क के चौथे संस्करण पर 70.94 और टर्मिनल बेंच 2.1 पर दूसरा स्थान भी रिपोर्ट करता है, जो टर्मिनल टास्क करने वाले एजेंट्स को मापता है। एक एनवीडिया B200 पर कंपनी फुल कॉन्टेक्स्ट पर 137-200 टोकन प्रति सेकंड इनपुट प्रोसेसिंग और लगभग 335 टोकन प्रति सेकंड आउटपुट जनरेशन का दावा करती है। वे आंकड़े सीधे पोकी से आते हैं, इसलिए मैं उन्हें दावों के रूप में मान रहा हूं, जब तक बाहरी टीमें उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। उस लेबल के बावजूद पोकी ने असामान्य रूप से विशिष्ट परिणाम, डिप्लॉयमेंट विकल्प और मूल्य निर्धारण प्रदान किया है। यह पैकेज उन संगठनों को लक्षित करता है जिनके पास विशाल निजी रिपॉजिटरी, रिकॉर्ड या इतिहास हैं जिसे वे साझा सार्वजनिक सेवा में नहीं भेजना चाहते। 10 मिलियन टोकन कुछ रिट्रीवल और कंप्रेशन को कम कर सकते हैं, हालांकि कच्चा कॉन्टेक्स्ट यह साबित नहीं करता कि हर दूर की डिटेल सही तरीके से उपयोग की जाएगी। और ग्राहक की सीमा के अंदर का मतलब ओपन वेट्स नहीं है। नियंत्रण और वेंडर निर्भरता के लिए यह अंतर मायने रखता है। जो शिप हुआ वह एक लाइसेंस्ड 28 बिलियन पैरामीटर मॉडल है जिसमें विशाल दावा किया गया विंडो और ठोस वेंडर बेंचमार्क हैं। यह स्वतंत्र प्रमाण नहीं है कि लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वैकल्पिक हो गया है। मिनीमैक्स H3 का उपयोग एक प्रोग्रामेबल पाइपलाइन में किया जा रहा है जो वीडियो और ऑडियो एक साथ जेनरेट करती है, जिसमें कम्फी UI एक हेडलेस बैकएंड के रूप में काम करता है।
हेडलेस का मतलब बस इतना है कि कम्फ्यूआई किसी अन्य एप्लीकेशन के पीछे चलता है, किसी को उसके विजुअल इंटरफेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। तो जब विजुअल वर्कफ्लो एक एपीआई बन जाता है तो क्या बदलता है? सॉफ्टवेयर जनरेशन ग्राफ को डायनामिकली कंस्ट्रक्ट और सबमिट कर सकता है। कम्फ्यूआई आमतौर पर जनरेशन को कनेक्टेड नोड्स के रूप में दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक नोड मीडिया प्रोसेस का एक हिस्सा करता है। इम्प्लीमेंटेशन उपलब्ध हार्डवेयर की जांच से लेकर मॉडल वेट्स प्राप्त करने, उस ग्राफ को असेंबल करने और परिणामी वीडियो और ऑडियो को डिकोड करने तक के ऑटोमेटेड पाथ को कवर करता है। यह वर्कफ्लो को केवल किसी कलाकार के वर्कस्टेशन पर ही नहीं, बल्कि किसी सर्विस, बैच प्रोसेस या बड़े मीडिया एप्लीकेशन के अंदर उपयोग करने योग्य बनाता है। कोई अन्य एप्लीकेशन जनरेशन जॉब का अनुरोध कर सकता है, उसकी निगरानी कर सकता है और दोनों मीडिया स्ट्रीम प्राप्त कर सकता है, बिना अंतिम उपयोगकर्ता को कम्फ्यूआई का कैनवास दिखाए। एक प्रोडक्शन इंटरफेस, इंटरनल मीडिया टूल या ऑटोमेटेड कंटेंट सिस्टम इसलिए विजुअल वर्कफ्लो को बैकएंड क्षमता के रूप में मान सकता है। संयुक्त आउटपुट मायने रखता है क्योंकि अलग अलग जेनरेट की गई साउंड और वीडियो टाइमिंग और इरादे में बह सकती हैं। एक समन्वित पाइपलाइन आसपास के एप्लीकेशन को प्रबंधित करने के लिए एक वर्कफ्लो और डिकोड करने के लिए एक परिणाम देती है। ठीक है, यह कम्फ्यूआई के सामने बस एक बटन लगाने से कहीं अधिक दिलचस्प है। यह एक ग्राफ को जो एक व्यक्तिगत कलाकार मैन्युअली चला सकता है, उसे कुछ ऐसा बनाता है जिसे अन्य सॉफ्टवेयर बार बार इन्वोक कर सकता है। फिर भी स्रोत एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड है, यूनिवर्सल हार्डवेयर सपोर्ट, प्रोडक्शन रिलायबिलिटी या प्रतिस्पर्धी सिस्टम से बेहतर आउटपुट का प्रमाण नहीं। यह मिनीमैक्स H3 को कम्फ्यूआई के एपीआई के माध्यम से चलाने और दोनों मीडिया स्ट्रीम वापस करने का एक ठोस रास्ता दिखाता है। उपलब्धि प्रोग्रामेबिलिटी और इंटीग्रेशन है, क्वालिटी पर अंतिम राय नहीं। 3 रिपोजिटरीज दिखाती है कि MCP टूलिंग असली इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग हो रही है। कद/नैनोबॉट 46,839 स्टार्स के साथ अगुवाई करता है और जुलाई में 0.3 रिलीज किया, उसके बाद अगस्त में एक और अपडेट। यह एक हल्का, सेल्फ होस्टेड पाइथन एजेंट फ्रेमवर्क है जिसमें वेब इंटरफेस, टूल्स, मेमोरी, ऑटोमेशन, मल्टी एजेंट वर्कफ्लो, चैट इंटीग्रेशन और MCP सपोर्ट है। डोज डेटा/कोडबेस मेमोरी MCP ने अगस्त में 0.10 रिलीज किया और एजेंट्स को हर सवाल पर रिपोजिटरी फिर से पढ़ने के बजाय कोड पर एक पर्सिस्टेंट नॉलेज ग्राफ देता है। ये दोनों एक साथ फिट बैठते हैं। नैनोबॉट एजेंट चला सकता है, जबकि डोज डेटा/कोडबेस मेमोरी MCP उसका URABLE मैप आपूर्ति कर सकता है। बाद वाले के 38,499 स्टार्स हैं और 158 भाषाओं, सब मिलीसेकंड क्वेरी, औसत रिपोजिटरी के लिए मिलीसेकंड स्केल इंडेक्सिंग और 99% कम टोकन उपयोग का दावा है। ये आंकड़े प्रोजेक्ट से आए हैं। प्रीफेक्ट HQ/FastMCP एक और लेयर संभालता है जो पाइथन में MCP सर्वर और क्लाइंट बनाना आसान बनाता है। इसके 27,171 स्टार्स हैं और अगस्त में 3.4 रिलीज किया। श्रम विभाजन अच्छा है। नैनोबॉट ब्रॉड एजेंट फ्रेमवर्क प्रदान करता है, कोडबेस मेमोरी MCP बोल्ड एफिशिएंसी क्लेम करता है और फास्ट MCP प्रोटोकॉल के माध्यम से किसी अन्य एप्लीकेशन को एक्सपोज करने के लिए आवश्यक प्रयास को कम करता है। एक साथ, ये रियूजेबल एजेंट होस्ट, पर्सिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट सर्विसेज और टूल सर्वर की ओर इशारा करते हैं, न कि बस 3 डेमो जो MCP बोलते हैं। सकना नमाजू अब ओपन राउटर के जरिए 262.144 टोकन के कॉन्टेक्स्ट के साथ उपलब्ध है। यह किमी के 2.6 पर आधारित है और जापानी भाषा, निर्देश अनुपालन और व्यापार संदर्भों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करता है।
आकर्षक तुलना सिर्फ जापानी बनाम अंग्रेजी नहीं है। सवाल यह है कि क्या वह प्रशिक्षण लंबे दस्तावेजों और मिश्रित भाषा कार्य में औपचारिकता, इरादे और डोमेन भाषा को बनाए रखता है, जहां एक प्रवाहपूर्ण लेकिन सांस्कृतिक रूप से गलत जवाब अभी भी विफल होता है। अपस्टेज सोलर प्रो 4 भी ओपन राउटर के जरिए नए रूप से सूचीबद्ध है, जो उस क्षमता को 524,288 टोकन तक दोगुना करता है। अपस्टेज एजेंट्स ऑफिस उत्पादकता, दस्तावेज भारी कार्य और कोडिंग को इरादे से उपयोग के रूप में नाम देता है। इसका तुरंत आकर्षण एक अनुरोध में बहुत बड़े वर्किंग सेट्स को फिट करना है। अनसुलझा सवाल यह है कि यह कॉन्टेक्स्ट सीमा के पास कितनी सटीक, तेज और किफायती तरीके से काम करता है, जहां जानकारी स्वीकार करना और वास्तव में इसका उपयोग करना बहुत अलग उपलब्धियां हैं। म्यूज ग्लिमर 30p बातचीत आधारित छवि और टेक्स्ट टू टेक्स्ट कार्य के लिए अपाचे 2.0 लाइसेंस्ड ओपन मॉडल है। इसकी सूची ट्रांसफॉर्मर्स इकोसिस्टम और सेफटेंसर्स वेट्स का उपयोग करती है। मूल्यांकन परिणाम शामिल हैं और मॉडल को होस्टेड एंडपॉइंट्स के साथ संगत के रूप में चिह्नित करती है। कैप्चर होने पर इसके 902 लाइक्स थीं, जबकि सूची में 0 डाउनलोड दिखाए गए। यह असंगति देखने योग्य है। दृश्य रुचि और मां अपनाना एक ही चीज नहीं है। फिर भी इसका आकर्षण मेटा का एक RTX 3090 पर स्थानीय मल्टीमॉडल इन्फरेंस का दावा है। यह प्राइवेट इमेज समझ, मीडिया व्यवस्था या एक निरंतर डेस्कटॉप असिस्टेंट का समर्थन कर सकता है, बिना हर इंटरैक्शन के लिए क्लाउड कॉल के। सटीक गति, मेमोरी उपयोग, कॉन्टेक्स्ट और रनटाइम विवरण मॉडल कार्ड और डिप्लॉयमेंट पर निर्भर करते हैं। मूल हेडलाइन उल्लेखनीय बना हुआ है। एक 30 बिलियन पैरामीटर ओपन मल्टीमॉडल मॉडल कंज्यूमर ऑपरेशन के लिए लक्षित है, डेटा सेंटर एक्सेलरेटर मानने के बजाय। फ्रंटियर साइबर मॉडल्स को अधिक भरोसेमंद हाथों में रखना ओपनएआई के डेब्रेक दृष्टिकोण को मंजूर प्रदाताओं के माध्यम से अधिकृत सुरक्षा सेवाएं प्रदान करके विस्तारित करता है। ChatGPT बिजनेस में प्रीमियम सीट्स आ रहे हैं, भारी वर्कप्लेस उपयोग को संबोधित करता है, जिसमें 20 अगस्त तक साइन अप करने वाले संगठनों को $100 के वर्कस्पेस क्रेडिट की पेशकश की जाती है। एक संवेदनशील विशेषज्ञ क्षमता को मूल्यांकन किए गए सेवाओं के माध्यम से पैकेज करता है, दूसरा एक सामान्य व्यापार वर्कस्पेस के अंदर अधिक क्षमता बेचता है। और ज़ैपियर ने ChatGPT वर्क के साथ कोर मार्केटिंग प्रक्रियाओं को कैसे बदला, ऑपरेशनल उदाहरण प्रदान करता है। ओपनएआई का कहना है कि ज़ैपियर की एंटरप्राइज मार्केटिंग टीम इसका उपयोग लीड फनल ड्रॉप्स को कम करने, कैंपेन एसेट्स बनाने और रिपोर्टिंग को ऑटोमेट करने के लिए करती है। हालांकि सारांश में माने गए सुधारों की जानकारी नहीं है। एक साथ 3 आइटम विशिष्ट भूमिकाओं के आसपास पहुंच को पैकेज करते हैं: शासित साइबर प्रदाता, हाई यूसेज बिजनेस टीम्स और मार्केटर्स जो एआई को आवर्ती कार्य में एम्बेड कर रहे हैं। सहायक स्रोतों और पूर्ण विवरण के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द वापस आएंगे।